बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मंशा यार आपसे मुखातिब है। आज हम बात करने वाले हैं कि औरत मार्च, तहरीक इंसाफ की रैली और मुल्क की सूरत हाल। अब देखना यह है कि इस वक्त मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उसके पीछे कौन सी बड़ी वजूहात हैं और मुल्क के अंदर कौन सी कबाहतें हैं जिस वजह से हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ महाज़ों से हमारे ऊपर टूट टूट के हमले किए जा रहे हैं। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसकी तरफ शायद हमारा बात करना, हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाना बहुत ज़रूरी है कि हम किस क्राइसिस में हैं। क्राइसिस ये है कि हमारा आज का जो निज़ाम है, ये निज़ाम उन ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं जो ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। मेरी मुराद एमनेस्टी इंटरनेशनल है, मेरी मुराद इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है, मेरी मुराद यूनाइटेड नेशंस है, मेरी मुराद दुनिया की दीगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको एजेंडाज देती हैं, जो बताती हैं कि आपने किन बाउंड्रीज़ और किन बुनियादों के ऊपर अपनी माशरती इक़दार को उस्तवार करना है। अब सवाल ये है कि वो ऐसा चाहती क्यों हैं? दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, वो ये सब एजेंडाज इस वजह से चाहती हैं कि वो पूरी दुनिया के लोगों को यूनिफॉर्म करना चाहती हैं। वो डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि दुनिया हमारे एजेंडे के ऊपर काम करे, हमारे एजेंडे पे चले, जो हम यहाँ से लॉन्च करें, जो स्टाइल हम बनाएं, जो कोई टेक्नोलॉजी हम लॉन्च करें और जिस तरह का कल्चर, जिस तरह की माशरत हम परवान चढ़ाना चाहते हैं, वैसे ही माशरत पूरी दुनिया में पनपे। ये उनका सबसे बुनियादी एजेंडा है जिसके हसूल के लिए वो हर वो काम, हर वो कोशिश करने को तैयार हैं जिसके जितने भी ओछे हथकंडे हों वो ऐसा काम करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो हमारे माशरे के ऊपर वार दर वार किए जा रहे हैं, जिसका असल क्रक्स समझने की आज के आम आदमी को बहुत अशद ज़रूरत है। वो ये जान सके कि माशरे के अंदर जितने मसाइल हैं जिनको वो महंगाई की सूरत में फेस कर रहा है, जिनको बढ़ती हुई तलाक की सूरत में वो फेस कर रहा है, जिनको वो माशरती बुराइयों की सूरत में फेस कर रहा है, इस सब कुछ के पीछे असल मसला क्या है? ये बड़ा अहम एजेंडा है जिसके ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा। उसके 3 बड़े नुकात हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि उस शख्स के, वो ऑर्गेनाइजेशन के उस एजेंडा को लॉन्च करने के पीछे जो 3 बड़ी रुकावटें हैं, उन रुकावटों को वो किस तरह से हल करना चाहता है। उनमें सबसे पहली रुकावट है आपका मजहबी रुझान। आपका मजहबी रुझान हमेशा उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में आड़े आ जाता है। जब वो कहता है कि आप वेल छोड़ दें, चीज़ों को अनवेल करें, पर्दा नहीं करें, मुस्लिम ख़वातीन पर्दा नहीं करें, तो फिर हम हवाला देते हैं कि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दिया है। तो ये सबसे बड़ी हिंड्रेंस आती है उसके रास्ते में, और वो फिर सोचता है, उस पर प्लान करता है, वो रिसर्च करता है कि इसका पर्दा कैसे हटाया जा सकता है, मुसलमान ख़वातीन को कैसे बेपर्दा किया जा सकता है, उनको गली में नचाया कैसे जा सकता है ताकि उनकी गैरत और उनका हया ख़त्म हो सके और मेरे जितने भी अहदाफ हैं, टारगेट्स हैं, वो पूरे हो सकें। उसके लिए उसने क्या किया? उसने हमारे सोशल मीडिया का सहारा लिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया, हमारे गवर्नमेंट के अदारों का सहारा लिया और हमारे ऊपर नई से नई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर दी और हमें नए से नए डांस इम्प्लीमेंट कर दिए। दुनिया की छोटी छोटी वीडियोस हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी और हमारी ऐसी अट्रैक्शन का बाइस बनी वो चीज़ें कि हम आज अपना खुद मुहासबा करके देख लें कि किसी मोबाइल के ऊपर जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आप किस वीडियो पे जाके रुकते हैं, कौन सी वीडियो आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करती है, कौन सी वीडियो आपको मज़ीद स्क्रॉल करने से रोकती है। ये पहला हथकंडा उसने इस्तेमाल किया और मेरा ख्याल है कि हम कमो बेश इस एजेंडे के हाथों ब्लैकमेल हो चुके हुए हैं। दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड रीज़न क्या है। दूसरा मामला है मुआशी इस्तेहकाम। अगर हम मुआशी तौर पे मुआशरत, हमारी इकॉनमी मजबूत रहेगी
तो फिर हम दुनिया को आंखें दिखाएंगे। अगर हम अमीर होंगे, हम इंडिपेंडेंट होंगे, चूँकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर स्टेट है, हमारे पास अपने रिसोर्सेज होंगे जिनको बरूए कार लाते हुए हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेंगे, तो फिर हमें दूसरों के आगे कासा नहीं फैलाना पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और अगर हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे तो हम गयूर कौम होंगे, हम हया वाली कौम होंगे, फिर हम गैरतमंद कौम होंगे। और गैरतमंद कौम कभी किसी दूसरी कौम की महकूम नहीं रहती। तो दूसरा हथकंडा उसने क्या इस्तेमाल किया? हमें ऐसी पॉलिसीज़ के बार तले दबा के रख दिया कि हम मईशत की कमर हमारी टूट गई और हम माशी तौर पे बेहद कमज़ोर हो गए। और अब हम IMF की तरफ जाने के लिए, वर्ल्ड बैंक की तरफ जाने के लिए और कशकोल लेके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपना कशकोल भरने के लिए हम हर तरफ देखते रहते हैं। और इसका उनको फ़ायदा क्या हुआ? वो अपना एजेंडा, अपनी यूनिफॉर्मिटी, अपनी वो जो उनके टारगेट्स हैं उनको लॉन्च करने में कामयाब इसलिए हुआ, हम माशी तौर पे कमज़ोर हो गए और हमारे पास ना टेक्नोलॉजी रही, ना कोई इन्वेंशन रही, ना डेवलपमेंट रही, ना एग्रीकल्चर रहा, ना इंडस्ट्री रही। तो उसका दूसरा प्रॉब्लम यूं सॉल्व होता नज़र आ रहा है। और इस वक्त आप माशरे में जितने भी अदम इस्तेहकाम के मामलात का शिकार हैं, इसकी कहीं ना कहीं जाके कड़ियाँ इस माशरती बहरान और माशी बहरान के साथ ज़रूर मिलती हैं। ये दो हमारे जो मजबूत पहलू थे, इनके ऊपर उसने बड़ा कारी वार किया और हमें उखाड़ के रख दिया। इस वक्त हम उखड़े हुए पाँव ले करके हम चल फिर रहे हैं, हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑथेंटिक वे ऑफ लिविंग नहीं है, कोई ऑथेंटिक वे ऑफ इकोनॉमी नहीं है। हमारा मुल्क इस वक्त चल नहीं पा रहा और ये वो अपने मकासद में किसी हद तक कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। अब है तीसरा बहुत अहम और इम्पोर्टेंट एजेंडा जिसके ऊपर उसने काम किया, और वो तीसरा एजेंडा जिसका आप भी शिकार हैं, मैं भी शिकार हूँ, और हर वो शख्स जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहा है वो इस एजेंडे का बड़ी बुरी तरह से शिकार हो गया है। उसने वार कहाँ पे किया? हमारे ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर उसने एक कारी ज़रब लगाई जिससे हमारे परखचे उड़ के रह गए। हमारे इतने तकद्दुस वाले रिश्ते, बहन भाई का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, भाभी देवर का रिश्ता, उसने क्या किया? इन रिश्तों के पोस्टर बना दिए, बुत बना दिए इन रिश्तों के, और सोशल मीडिया के थ्रू हमें दिखाना शुरू कर दिया कि भाई बहन के दरमियान में खुदा ना करे गैर मुनासिब ताल्लुकात कैसे पैदा होते हैं, भाभी देवर के दरमियान में गैर मुनासिब ताल्लुकात क्या पैदा होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा माशरा दिन ब दिन बदअमनी का शिकार होता जा रहा है, दिन ब दिन सोशल पोलराइजेशन का शिकार होता जा रहा है। और ये वो चीज़ें हैं जो वो लॉन्च करने में, इम्प्लीमेंट करने में बहुत हद तक कामयाब रहा है। उसका ये वाला हथकंडा इतना ख़तरनाक ठहरा कि आज पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, आपको कई ऐसी कबीह बुराइयां इतने बड़े पैमाने पे नज़र आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे, और आपकी समातों पे आपको यकीन नहीं आएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन इस कबीह बुराई का शिकार हो सकती है। ये वो एजेंडास हैं जिनको उसने हमारी नस्लों की रगों में घोंप दिया, और हम इतने भोले सीधे सादे कि हमने बड़ी आसानी से और खामोशी से और गैर महसूस अंदाज में इन चीज़ों को ऑन किया, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, और हम मुसलसल सफ़र करते जा रहे हैं। रिश्तों के तकद्दुस की जो पमाली की साजिश की, वो इतनी बुरी साजिश है जिसको सोशल मीडिया के थ्रू उसने इम्प्लीमेंट किया हमारी नई नस्ल के दिमागों के अंदर। वो इतने टेक्निकली और इतने इंफॉर्मेटिवली और अट्रैक्शन को पैदा करके वो उनके जहनों में इस बात को घोंप रहा है कि हमारे आज के बच्चे इसके आदी हो चुके हुए हैं, वो रसिया हो चुके हुए हैं इन चीज़ों के। अब हम मुसलसल सफ़र करते जा रहे हैं। ये वो बातें हैं जो आम तौर पे हम सारे लोग सोचते हैं, हम सब का ये मसला है, लेकिन हम कर नहीं पाते। शायद हमारे पास अल्फाज नहीं होते, शायद हम डरते हैं ऐसी गुफ्तगू करने से। आपके पास अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो आप उस सोल्यूशन की तरफ ज़रूर जाइए। चंद चीज़ें मैं आपसे शेयर करता चलूँ। इस सारे शाखसाने के पीछे जो आउटकम्स वो ले रहा है, वो मैं आपको आज आउटकम भी शेयर करता हूँ। आप
निकाह के वक्त आपके यहाँ बोसा लेने की रस्म इस वक्त परवान चढ़ रही है। आपके यहाँ जहेज़ को बढ़ चढ़ के देने की रस्म परवान चढ़ रही है। आपके यहाँ अपनी औकात से बढ़ के कर्ज उठा के बारात पे खाने खिलाने की रस्म परवान चढ़ रही है। आपके यहाँ अपनी औकात, छोटी औकात को बड़ी करके दिखाने की रस्म परवान चढ़ रही है। आपके यहाँ जहेज़ की लानत इतनी जड़ें पकड़ चुकी हुई है कि आपके पास इस वक्त कोई सोल्यूशन नहीं बचा। ये वो चीज़ें हैं जो माशी तौर पे आपको दिन ब दिन कमज़ोर करती चली जा रही हैं। पहले ही उसने अपनी पॉलिसीज़ और कर्ज देने की तमाम शराइत के ज़रिए हमें, हमारे यहाँ पैदा होने वाले हर बच्चे को मकरूज़ कर दिया हुआ है। अब रही सही कसर जो हमारे पास कुछ खाने को है, वो चीज़ें उसने हमारे ऊपर एक ऐसा रेडिकलाइज्ड कल्चर इम्प्लीमेंट किया है। उस नाफज शुदा कल्चर को, उस सकाफत को फुलफ़िल करने के लिए, हम अपनी नाक बचाने के लिए, हमारे अंदर जो झूठा गरूर मौजूद है उसको छुपाने के लिए हम हर वो कोशिश और कावश करते हैं जिसके लिए हम माशरे में जी सकें, हमारा नाम ऊंचा हो सके, हम गुयूर ना ठहरें, हम हया वाले ना ठहरें। हम उसके शिकंजे में इस वक्त मुकम्मल तौर पे आ चुके हुए हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम उसकी तरफ भी बात कर सकते हैं कि आप अगर ऐसे प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाइए, अपने आप को लॉन्च कीजिए, अपनी मिट्टी के साथ मोहब्बत कीजिए और सादा तर्ज़ ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी के तमाम अहदाफ को पूरा कीजिए। ज़िंदगी को जीना सीखिए और रियलिटी को कबूल कीजिए, अपनी आइडेंटिटी को कबूल कीजिए, फितरत के साथ हम आहंग रहिए। जो जो आपका फितरत से राब्ता कटेगा, जो जो आप फितरत से दूर होते चले जाएंगे, आप अपने आप से दूर होते चले जाएंगे। आप माशी, जिस्मानी, ख़ानदानी और ईमानी तौर पे कमज़ोर होते चले जाएंगे और ये कमज़ोरियाँ मगरब के उन फसूदा दिमागों के अंदर पाए जाने वाले आलूदा तख़य्युलात की तकमील के लिए उनको अच्छी खासी तक़वियत देते हैं। हम ऐसे रस्म व रिवाज से अगर आज ही अपना ताल्लुक़ मनक़ता कर लें तो मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, आने वाले चंद डेडिकेटेड अशरों में हम इस मुल्क की तकदीर मिल के बदल सकते हैं। हम सियासी इस्तेहकाम भी पैदा कर सकते हैं, हम माशरत को भी बेहतर कर सकते हैं, हम अपने ख़ानदानी निज़ाम को, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये माशरा तमीर है, हम उनको दोबारा से मजबूती दे सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आप सलामत रहें। ये पैगाम अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।